नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेज़बान शकील खान। अभी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में हज़ारों भारतीय छात्र वहां फंसे हुए थे। कई छात्रों को वहां से बाहर भी निकाला गया है। उनमें से कुछ छात्र उज्जैन के भी हैं। इसी तरह हमारे साथ उज्जैन की दो बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुछ समय पहले ही उज्जैन आई हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर सर्वाइव किया, क्या क्या इन्हें इन पर बीती, पूरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ हैं आशीष शर्मा, जो कि 28 तारीख को वहाँ से आई थी, और शिवानी शर्मा जो कि आज ही सुबह उज्जैन पहुँची हैं, है ना। तो हम इन दोनों से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन्होंने वहाँ सर्वाइव किया, यूक्रेन से लेकर भारत की यात्रा इनकी क्या रही। स्वागत है आप दोनों का अभी न्यूज़ में। आशीष, सबसे पहले तो आप बताएं कि आप 28 तारीख को यहाँ आ गई थी, और किस तरह से आपको वहाँ पर जब युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? आप दोनों साथ में पढ़ाई करते होंगे, किस तरीके से वहाँ आपके हालात थे, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। एक्चुअली 24th ऑफ फेब को ये सब स्टार्ट हुआ। 23rd ऑफ फेब तक हम लोग कॉलेज में थे। 23rd को भी हमारा ये था कि हम 24th को जाएंगे, बट 24th को अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन टाइम वहाँ पे 5-5:30 बजे से ऐसे न्यूज़ आया कि कीव में जो भी है शुरू हो चुका है वॉर। वहाँ पे मिसाइल वगैरह अटैक्स शुरू हो गए हैं, एंड उसके विद इन 1 या 2 आवर्स मतलब सबको पूरे मैं टर्नोपिल में थी, कीव से काफ़ी दूर वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे वॉर शुरू हुआ था। तो विद इन दैट डे 1 से 1.5 घंटे में सबको पता चल गया था कि वॉर है। एंड जैसे वॉर का स्टार्ट होता है तो एक सायरन बजता है, तो वो सायरन बजा तो हमें पता चला कि हाँ, यहाँ से अब वॉर शुरू हो गया है, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। फिर वहाँ मतलब हमने 24th का दिन ऐसा निकला, फिर 25th को भी हमने वेट किया। हमारी सिटी में भी ये आया था कि शायद हमारे सिटी पे भी अटैक हो सकता है, उसके लिए सायरन्स एक्टिवेट करके हमें एडवाइस किया गया था कि हम बंकर्स में जाके हाइड करें। उसके बाद अप्रॉक्स 26th के अप्रॉक्स इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करी कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सब बॉर्डर पे आ सकते हैं। हंगरी, रोमानिया और पोलैंड, ये रोमानिया और पोलैंड का था, तब तक हंगरी का नहीं था। तो सब इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ आ सकते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट उन्हें इवैक्यूएट करेगी। और कितने कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर उस समय आपके साथ थे, और क्या हालात वहाँ पे थे, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। अप्रॉक्स वहाँ यूक्रेन में 22 से 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे, और खार्किव में तो जहाँ पे एक्टिव वॉर था वहाँ पे 4 से 5,000 मान लो कि वहाँ पे इंडियंस होंगे। हम वेस्ट पे थे, हम थोड़ा सेफ थे। तो हमने वेट किया कि गवर्नमेंट कुछ अरेंजमेंट कराएगी या गवर्नमेंट का अगला नोटिस आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें बॉर्डर तक कैसे जाना है। हमने वेट किया पर आगे से कोई नोटिस नहीं आया। फिर जनरल सी बात है, कुछ बच्चे खुद से उठ के बॉर्डर्स तक जाने लगे। तब भी गवर्नमेंट का कुछ एज सच हमें एडवाइजरी नहीं मिली कि हमें क्या करना है। तो हमने खुद से सबने डिसाइड किया, सबने अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, और हमें ये मतलब लगा कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि बॉर्डर से वो इवैक्यूएट करेगी तो एटलीस्ट हम ये इनिशिएटिव लेते हैं कि हम खुद से बॉर्डर्स तक जाएं। तो इस चक्कर में ढेर सारे बच्चे जो वेस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, क्योंकि जो ईस्ट में थे वो लोग तो ऑलरेडी बंकर्स में थे और हाइड कर रहे थे, तो जो वेस्ट साइड में थे उन लोगों ने खुद से डिसाइड करके फिर आगे जाना चालू किया, क्योंकि कोई आगे एडवाइजरी नहीं मिली थी हमें कि हमें क्या करना है इससे आगे। तो इस चक्कर में ये हुआ कि ना बहुत ज़्यादा लोग बॉर्डर्स पे पहुंच गए। मतलब हम लोग ये मांग कर रहे थे कि एक सीक्वेंशियल मैनर में हो, या फिर इसका एक ऑर्डर हो, या फिर इसका एक प्रॉपर सेटअप हो जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना है। पर फिर सब खुद से उठा के मतलब वेट किया हमने, ऑफ कोर्स वेट किया, पर वेट करने के बाद हमें नहीं इंस्ट्रक्शन मिले तो ऑफ कोर्स हमने खुद से जान बचा के भागना चालू किया। ऐसे करते करते फिर ये हुआ कि अप्रोक्स पोलैंड बॉर्डर पे और रोमानिया बॉर्डर पे 5-5 हज़ार बच्चे की भीड़ जमा हो गई। अब वहाँ पे ये सीन हुआ कि भीड़ जैसे जैसे बढ़ती गई, क्योंकि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, बाकी और कंट्रीज़ के हैं, यूक्रेनियन हैं, पॉलिश लोग हैं, इजिप्शियन हैं। तो एक गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और वहाँ पे जब उस समय स्टार्टिंग थी तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 लोग थे, 2 आगे मतलब एम्बेसी के मेंबर्स थे। तो 2 एम्बेसी के मेंबर्स के लिए ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी टफ टू हैंडल सच अ क्राउड, सच अ ह्यूज क्राउड।
जी। तो हालत वहाँ पे इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो ये रोमानिया की आर्मी थी वो ओपन फायर करने लग गई और लोग एक दूसरे को मारने लग गए, लोग एक दूसरे को दबाने लग गए और इस चक्कर में हम दोनों भी सेपरेट हो गए क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। जी। फ़ोन्स की बैटरी डिस्चार्ज थी, ओपन स्पेस था वहाँ पे, हमें कोई मतलब इस तरफ जब तक हम थे यूक्रेन के तब तक कोई शेल्टर या कुछ नहीं था। एक सवाल मैं शिवानी आपसे करना चाहूँगा कि आप काफ़ी घबराई हुई भी लग रही हैं। ये किस तरीके से आप पर बीती? क्योंकि जब आप साथ में थीं आशी के, जब तक तो काफ़ी ठीक था, लेकिन उनसे अलग होने के बाद फिर आपने क्या महसूस किया? किस तरीके से हालात वहाँ बने? थोड़ा बताइए। डेढ़ दिन तक वहाँ पे मैं फँसी रही क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी धक्का-मुक्की हो रही थी। मतलब लोग ऐसे मतलब गेट के ऊपर ऐसे पागल हो रहे थे कि बस हमें निकलना है, हमें निकलना है। फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि वहाँ की जो आर्मी उन्होंने बोला कि लड़कियाँ पहले जाएँगी। तो फिर जैसे-तैसे करके मैं वहाँ से निकली। और अभी भी वहाँ पे बहुत लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। पर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये करा है कि हाँ, अभी सभी बच्चों का इवैक्यूएशन होगा तो अब वहाँ पे थोड़े हालात सुधरे हैं। अब बच्चे वहाँ पे धीरे-धीरे निकल रहे हैं, पर अब जल्द से जल्द भारत सरकार सब बच्चों को निकाल दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा। शिवानी, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो उस वक़्त किस तरीके से आपके से हालात बने थे? आप क्योंकि इधर अकेली हो गई थी, आशी उस तरफ अकेली हो गई थी। आपको किस तरीके से शेल्टर मिला? वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या सहायता की? या फिर यूक्रेन की सरकार या भारत सरकार ने किस तरीके से आपकी मदद की? ये थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं था रहने का, बस वहाँ पे हम वहीं पूरे बॉर्डर पे ही रहे, ठंड में ही पूरा एक दिन खड़े मतलब रहे वहाँ पे पूरे। लेटने का कोई मतलब सोने का तो भूल ही जाओ। वहाँ पे बस ओपन स्पेस में घास के पास में बस आग जली हुई थी क्योंकि गर्मी थी और हाँ, वहाँ पे यूक्रेनियन लोगों ने चर्च की तरफ से जो लोग चर्च की तरफ से आए थे, उन लोगों ने हमारा खाने का इंतज़ाम किया था बट यूक्रेनियन फूड ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस नहीं खाते, बीफ, पोर्क वगैरह इंडियंस नहीं खाते हैं। तो एक चीज़ मतलब हम सब उस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट हो गए थे मतलब यूक्रेनियन लोगों ने करा तो था अरेंजमेंट पर हम सब उस चीज़ का नहीं उठा पा रहे थे फ़ायदा क्योंकि सिंस वी आर इंडियन और हमारी लाइफस्टाइल और फूड बहुत डिफ़र करते हैं और एक ये था कि वहाँ पे बहुत कम मतलब मैं जब निकली तो मेरा ये काम था मेक श्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके हेल्प के लिए क्योंकि एम्बेसी के तब तक बहुत कम लोग थे और फिर मैंने जाके आगे ये बात सरकार तक पहुँचाई कि एम्बेसी के लोग बढ़ाने चाहिए क्योंकि पीछे हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ है और सिर्फ ये तो एक बॉर्डर की बात है ऐसे ही पोलैंड हम लकीली हमने सिर्फ 10 किलोमीटर लंबा चला था पैदल पर जो लोग पोलैंड गए थे वो लोग 40 किलोमीटर पैदल चले हैं 40 किलोमीटर 2 दिन बॉर्डर उन्हें तक लगे हैं पहुँचने पे। और बॉर्डर 2 तक दिन पहुँचने तक के लिए। ठंड में स्नोफॉल में खड़े रहे हैं उसके बाद आर्मी ने उन्हें मारा है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर भीड़ आएगी और बेकाबू सब लोग अगर प्रोटोकॉल तोड़ के जाना चाहेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं अच्छा, है। इसमें एक बात और सामने आ रही थी कि जो दूसरी कंट्रीज़ कंट्रीज़ के हाँ। जो छात्र थे, या यूँ कहें कि ये पाकिस्तान के कई छात्रों द्वारा भी भारतीय छात्रों के साथ में नहीं, अभद्रता करने का नहीं, मामला सामने आया, या उनसे नहीं, लूट-पाट का कुछ मामला कई नहीं। खबरें ऐसी आई, तो क्या आपके साथ क्या अनुभव रहा आपका? मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जाके मेरा एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो एक पाकिस्तानी की वज़ह से मतलब पाकिस्तानी ने मुझे हेल्प करी। ये सब चीज़ सिर्फ़ इंडिया में हम रहते हैं तो हमें लगती है, बट जब हम एक बाहर किसी दूसरे कंट्री में होते हैं, तो इंडियंस, पाकिस्तानी एक-दूसरे को हेल्प करके रहते हैं और वहाँ पे मेरा जो टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर तक का जाने का सफ़र है, वो एक पाकिस्तानी ने मेरे लिए अरेंजमेंट करवाए। उन्होंने मेरे लिए बस अरेंज करवा के दी और ये गलत है कि इंडियंस और पाकिस्तानी ने वहाँ पे लड़ाई करी है। वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के लोगों ने जैसे नाइजीरियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, उन लोगों ने ये सब चीज़ें करी है, पर पाकिस्तानी और इंडियंस के बीच में वहाँ पे कोई एज़ सच नहीं। कितने स्टूडेंट्स आपके साथ थे दूसरी कंट्रीज़ के, और किस तरीके से आप वहाँ रहे? जब बॉर्डर पर जब आप खड़े, मैं जब उस वक़्त किस तरीके से एक-दूसरे की सहायता की आप लोगों ने? मैं जब थी वहाँ पे तब बॉर्डर पे 5,000 थे और अगले दिन और बढ़ते गए, इतने ज़्यादा लोग थे, बच्चे थे और दूसरे कंट्रीज़ के भी थे और यूक्रेनियंस भी थे, सभी थे वहाँ पे। रोमानिया बॉर्डर पर अलग होने के बाद फिर आपने किस तरीके से सर्वाइव किया? कहाँ, तो किस तरीके से फिर आप क्योंकि वहाँ अलग हो गई थी, तो यहाँ तक आने का किस तरीके से आपका सफ़र रहा फिर? फिर जब बॉर्डर क्रॉस की तब वहाँ पे रोमानिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा फुल अरेंजमेंट कर रखा था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शेल्टर, फूड सब दे रखा था। तो वहाँ गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी ने पूरी वहाँ से बसेस अरेंज करा रखी थी। तो वहाँ से रोमानिया से फिर हम वहाँ की जो सिटी है बुचारेस्ट, वहाँ पे हम पहुँचे। वहाँ इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो उन्होंने बस अरेंज करा रखी थी। फिर वहाँ से वहाँ पे एक दिन शेल्टर में रही मैं। फिर वहाँ से मैं गई एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट पे अभी रोमानिया में
दिस टाइम वहाँ पे सिंधिया सर प्रेजेंट है, वो वहाँ पे हर एक बच्चे को पर्सनली मिल रहे हैं, वहाँ पे हर एक बच्चे की सहायता कर रहे हैं, जल्द से जल्द जितने भी बच्चे हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं वहाँ पे। आशिम, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी वक्त पहले से ही सूचना दे दी गई थी, आपको नोटिस दे दिए गए थे सरकार की ओर से। एक्चुअली हमें 5 दिन पहले इंडियन एम्बेसी की हमने 1 महीने पहले से, जब से न्यूज़ आ रही है तब से हमने इंडियन एम्बेसी और हमारे वहाँ के कॉलेज, हमने दोनों से, क्योंकि हम वहाँ पे 100% अटेंडेंस का क्राइटेरिया चलता है, तो हम अपना कॉलेज छोड़ के आ नहीं सकते। तो हमने कॉलेज की डीन से और इंडियन एम्बेसी से यही माँग की कि अब हमें लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो हमें वहाँ से प्लीज़ निकलने का या तो परमिशन दिया जाए, हमें जाने दिया जाए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हमें 5 दिन पहले एडवाइजरी जारी करी कि जो चाहता है वो निकल सकता है। हमने 3 फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करा दिया है। 3 फ्लाइट्स with the capacity of 280 students with the price of 60,000 for 20 to 25,000 students from a middle class family. So you can decide for yourself, I think. किस तरह से वो जो दूसरे छात्र हैं जो अवॉइड मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे टिकट, उन लोगों को किस तरीके से सहायता दी गई? भारतीय जो सरकार है उसकी ओर से किस तरीके से उन्हें सहायता मिली? ये पहले था, मतलब वॉर के पहले ये एडवाइजरी थी, तो पहले तो सीट्स भी नहीं थी, प्राइसेस भी हाई थे, इस वजह से कहीं न कहीं वहाँ पे हम स्टक हो गए। पर जब जैसे ही वॉर शुरू हुआ, वैसे ही हमें ये बोला कि बॉर्डर के आप क्रॉस करिए, फिर हम आपको वहाँ से यहाँ तक लेके आएँगे। उसके बाद गवर्नमेंट का हमें प्रॉपर हेल्प और प्रॉपर असिस्टेंस मिला है, वॉर होने के बाद। वॉर होने के बाद रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। अब आप यहाँ इंडिया आ चुके हैं, आप अपने परिवार के साथ हैं। अब अब अपना फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब आप तो यहाँ पर आ चुके हैं, पढ़ाई आपके रुक गई है, तो अब आगे आप अपने फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से अब आप सर्वाइव करेंगे और क्या अब आगे सरकार से आपकी मांग रहेगी? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम जितने भी लोग आ चुके हैं, पहली बात तो ये मैं पहले इंडियन गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी कि वहाँ से जो भी है मिशन जल्द से जल्द पहले सारे बच्चों को यहाँ पे आप लेके आओ, क्योंकि 1-2 फ्लाइट में नहीं हो सकता है। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टक हैं, और ये जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने शेल्टर्स बनाए हैं, वहाँ पे वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, पर एक जो वॉर देखने के बाद पोस्ट वॉर मेंटल कंडीशन होती है, वो उनका मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। तो जितना जल्दी से जल्दी वो लोग घर आ सकेंगे, वो हमें भी अच्छा रहेगा, उनके पेरेंट्स को भी अच्छा रहेगा। और वंस एवरीबडी इज़ हियर, वी ऑल रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट, ये इस सब में हमारा कोई हाथ नहीं था, क्योंकि नीट में रिजर्वेशंस होता है। उसके बाद सबको पता है कि एमबीबीएस की कितनी कम सीट्स हैं इंडिया में, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे पढ़ने के बाद आके हमारी कंट्री को ही सर्व करना चाहते हैं। तो अगर कुछ होता है तो इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज़ का, कि आगे हमारा फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हमें वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते 4 साल हो गए। अब हमारा मतलब सबको पता है कि जो डॉक्टर की लाइफ का स्टडी पीरियड होता है वो 10 साल का होता है, वो ह्यूज होता है। बाकी सारे प्रोफ़ेशन के हिसाब से डॉक्टर्स का जो प्रोफ़ेशन होता है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, उनका जो गैप होता है। तो उस जो 4 क्रिटिकल साल हैं, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मतलब ये चीज़ बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी जाए, या ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाए। अब हम बहुत पास हैं हमारे फ्यूचर के, हमारी डिग्री के। ओनली 2 साल बचे हैं, तो ये इस चीज़ का एश्योरेंस, या फिर ये अब हमें नहीं पता कि रशिया यूक्रेन को टेक ओवर करेगा, यूक्रेन रहेगा या नहीं। पर 2 देशों के लड़ाई में हम बच्चों का, जो हम इंडियन बच्चों का फ्यूचर है, जो कि डॉक्टर्स हैं, और सबको पता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। तो हमारा फ्यूचर ये चीज़ के हिसाब से खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर लाइक एन एसेट। शिवानी, आप क्या मानती हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया सिंधिया जी आपसे वहाँ मिले हैं, उन्होंने आपसे बात भी की, तो इस तरह की कोई आपके बीच में बातचीत हुई, कुछ आश्वासन उन्होंने आपको दिया है सरकार की ओर से? अभी तक तो नहीं, अभी तो सबसे पहले यही है कि इवैक्यूएशन हो जाए, जल्द से जल्द सब बच्चे आ जाएँ। पर हाँ, ये है कि यहाँ पे सरकार कुछ कर दे, यहीं पे कि कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि वहाँ अब पता नहीं कि क्या है कंडीशन, कैसे क्या रहेगी, और हमारा पता नहीं कितने टाइम तक अब हम यहाँ हैं, क्या होगा। इसलिए इससे अच्छा होगा कि हम यहीं पढ़ लें, यहाँ कहीं भारत सरकार हमारे कॉलेज में एडमिशन हमें दे दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एक बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का मिशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट में या फिर किसी और ऐसे ही कॉलेज में हमें दे दे, क्योंकि प्राइवेट अफोर्ड करना होता तो हम पहले ही कर चुके होते।
हम वेट नहीं कर रहे होते। वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज एंड वी आर स्टडिंग ओवर देयर इन टॉप यूनिवर्सिटीज, इन वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। तो हम यही चाहते हैं कि सेम लेवल का अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे हो। मतलब ऐसा नहीं कि बस यहाँ बुला के नाम के लिए कि हाँ मिशन है इसलिए करवा दिया किसी का भी कहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे साथ यूक्रेन से आई हुई सिर्फ 2 छात्राएं थी जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और जो अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी चिंतित हैं, सरकार से मांग भी कर रही हैं। अब आगे देखना ये है कि इंडियन सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था करती है और जो वहाँ पर फंसे हुए छात्र हैं उन्हें कितनी जल्दी इंडिया लाया जाता है।